हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पश्चिमी विचारक प्लेटो के न्याय से संबंधित विचार। प्लेटो ने न्याय से संबंधित विचार क्या दिया, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये करते हैं मेरे दोस्तों कि प्लेटो ने न्याय से संबंधित विचार दिए क्यों, उसको ज़रूरत क्या हो गई कि उसने न्याय से संबंधित विचार दिया। आपको पता है कि उस समय जब प्लेटो के तात्कालिक समय में वहाँ के एथेंस के अंदर, यूनान के देशों के अंदर, स्पार्टा के अंदर मेरे दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की व्यवस्थाएं क्या थी, ठीक तरीके से नहीं चल रही थी। उनको सुधारने के लिए उसने आदर्श राज्य संबंधी विचार दिया मेरे दोस्तों। लेकिन न्याय से संबंधित विचार क्यों दिया, तो प्लेटो ये कहता है कि उस समय यूनान के देशों के अंदर, एथेंस के अंदर, स्पार्टा के अंदर जो सोफिस्ट जो लोग थे, कौन? सोफिस्ट, ठीक है, सोफिस्ट जो लोग थे उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं को फैला रखा था पूरे यूनान के अंदर, पूरे एथेंस के अंदर, पूरे स्पार्टा के अंदर। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो इस सोफिस्टों ने परंपरावादी विचारों को, रूढ़िवादियों को, अंधविश्वासों को फैला रखा था और वो ये कह रहे थे कि हम जो कह रहे हैं वही क्या है, न्याय है। और वो न्याय नहीं था, वो उनके लिए क्या था, अन्याय था। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से सोफिस्टों के विचारों के विरोध में उसने अपने न्याय से संबंधित विचार दिया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब न्याय से संबंधित विचार क्या है, कौन सी बुक में दिए, वो अपन पढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके दर्शन का मुख्य आधार है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी के अंदर मुख्य आधार क्या है, यानी कि उसके दर्शन का मुख्य आधार न्याय से संबंधित विचार ही है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मुख्य जो, जैसे कार्ल मार्क्स ने मुख्य जो विचार दिया था वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसी प्रकार से अगर प्लेटो के बारे में देखा जाए कि प्लेटो ने मुख्य रूप से कौन सा विचार दिया, वो है न्याय से संबंधित। इसलिए जो भी विचार है वो उनकी आधारशिला क्या है, न्याय से संबंधित विचार। अब देखो, अब न्याय से संबंधित विचार प्लेटो ने कौन सी बुक में दिया, रिपब्लिक में देता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और रिपब्लिक में वर्णित, रिपब्लिक में न्याय से संबंधित विचार देता है और रिपब्लिक में ही उसने आदर्श राज्य की बात की थी मेरे दोस्तों। ठीक है, आदर्श राज्य की बात की थी और आदर्श राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, न्याय की प्राप्ति। क्या है, न्याय की प्राप्ति है। और उसी न्याय के बारे में जो रिपब्लिक में लिखा था, उसी न्याय के बारे में प्लेटो अपने को बताना चाह रहा है। वही विचार अपन आज पढ़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक बुक के अंदर उसने आदर्श राज्य की बात की थी और आदर्श राज्य में उसने जिस न्याय की बात की थी उस न्याय को अपन पढ़ रहे हैं। तो न्याय से संबंधित विचार और उसके आदर्श राज्य से संबंधित विचार कौन सी बुक में है, रिपब्लिक बुक के अंदर है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि रिपब्लिक का प्रारंभ व अंत, रिपब्लिक जो बुक है प्लेटो की, उसका प्रारंभ और अंत कौन से शब्द से होता है, तो आप याद होना चाहिए न्याय शब्द से। यानी कि रिपब्लिक का प्रारंभ भी न्याय से होता है और अंत भी न्याय शब्द से ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक बुक का जो मुख्य विषय है वो क्या है, न्याय है। प्रारंभ में न्याय शब्द आ रहा है, अंत में न्याय शब्द आ रहा है। तो ये न्याय विषय क्या है, ग्रंथ है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से प्लेटो ने रिपब्लिक बुक को, रिपब्लिक ग्रंथ को न्याय विषयक ग्रंथ कहा था। ठीक है मेरे दोस्तों। और हम यही मानेंगे कि प्लेटो की जो रिपब्लिक जो बुक है वो क्या है, न्याय विषयक ग्रंथ है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसका प्रारंभ शब्द भी न्याय से प्रारंभ होता है और अंत भी क्या है, न्याय शब्द से अंत होता है उसका। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये प्लेटो ने रिपब्लिक को क्या कहा, न्याय विषयक ग्रंथ,
प्लेटो ने नहीं कहा, बहुत सारे लेखक विद्वान यही मानते हैं कि जो रिपब्लिक है वो न्याय विषयक ग्रंथ है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ए ट्रीटाइज कंसर्निंग जस्टिस। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह बुक कौन सी है जिसको हम ए ट्रीटाइज कंसर्निंग जस्टिस के नाम से जानते हैं, तो वो है रिपब्लिक बुक मेरे दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें न्याय से संबंधित बातें हैं मेरे दोस्तों, तो ध्यान दो, ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये रिपब्लिक है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि रिपब्लिक बुक का केंद्रीय विषय क्या है या केंद्रीय शीर्षक क्या है, केंद्रीय विषय पूछे या केंद्रीय शीर्षक पूछे, वो तो क्या है, न्याय। ठीक है, क्योंकि प्लेटो ने खुद ने कहा था कि ये न्याय विषयक ग्रंथ है। समझ में आ गया? तो विषय पूछे, रिपब्लिक का केंद्रीय विषय या शीर्षक क्या है, वो तो है न्याय से संबंधित। इसको न्याय या फिर न्याय से संबंधित कर लो, न्याय से संबंधित। ठीक है, न्याय याद रखना या न्याय से संबंधित आप विषय याद रखना। लेकिन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाए कि रिपब्लिक का केंद्रीय विचार क्या है, और केंद्रीय विचार के अंदर एक शब्द है न्याय से संबंधित, और दूसरा ऑप्शन में है क्या है मेरे दोस्तों, सद्गुण ही ज्ञान है। तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि केंद्रीय विषय पूछ रहा है या केंद्रीय विचार पूछ रहा है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? विचार है सद्गुण ही न्याय है, और ये सद्गुण ही न्याय है, इसने प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था, और ग्रहण करके कौन सी बुक में लिखा, रिपब्लिक में लिखा मेरे दोस्तों। तो रिपब्लिक ग्रंथ का मुख्य विचार पूछा जाए तो सद्गुण ही न्याय है। यदि उसका शीर्षक पूछा जाए, विषय पूछा जाए, तो क्या है, न्याय है, अर्थात न्याय से संबंधित उसका विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ढूंढने से ऐसे मिलते हैं। और रिपब्लिक को किस किस नाम से जानते हैं, तो देखो मेरे दोस्तों, इसका मुख्य विषय क्या है, न्याय है, इसलिए इसको न्याय मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। न्याय विषयक ग्रंथ ये है, तो न्याय विषयक ग्रंथ कहो, न्याय मीमांसा कहो मेरे दोस्तों, तो दोस्तों, और न्याय प्रबंध कहो, तो ये इसके उपनाम हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय प्रबंध के नाम से कौन सी बुक प्रसिद्ध है, रिपब्लिक। न्याय विषयक ग्रंथ के नाम से कौन सी बुक प्रसिद्ध है, रिपब्लिक। न्याय मीमांसा के नाम से कौन सी बुक प्रसिद्ध है, रिपब्लिक। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि प्लेटो ने न्याय शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था। देखो, प्लेटो ने न्याय के लिए डिकायोसुन शब्द का प्रयोग किया, डिकायोसुन। ठीक है मेरे, डिकायोसुन शब्द का प्रयोग किया, और डिकायोसुन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, कंसर्निंग जस्टिस, और कंसर्निंग जस्टिस का मतलब होता है न्याय से संबंधित। समझ में आ गया? यानी कि आप ये कहो कि उसने न्याय शब्द के लिए किसका प्रयोग किया, डिकायोसुन। ठीक है, ये याद रखना, डिकायोसुन, डिकायोसुन। ठीक है मेरे दोस्तों, डिकायोसुन शब्द का प्रयोग किया, और डिकायोसुन शब्द का प्रयोग किया उसने, और उसका अर्थ क्या होता है, कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है मेरे दोस्तों, कंसर्निंग जस्टिस होता है, जिसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है, हिंदी में क्या मीनिंग होता है, न्याय से संबंधित मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके ये बात समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। दोस्तों, एक कथन है, प्लेटो ने कहा था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य हो। ये बात प्लेटो का कथन है कि समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो प्राप्य हो, अर्थात प्राप्य का मतलब कि समाज में वह व्यक्ति जो अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जो कमा सके, जो प्राप्त करने योग्य हो, उसको वो प्राप्त होना चाहिए मेरे दोस्तों। यही उसका क्या है, न्याय से संबंधित विचार है मेरे दोस्तों, कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति है वह अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कुछ प्राप्त कर सके, वही वह प्राप्य योग्य है। ये बात प्लेटो ने कहा था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य हो। तो ये कथन किसका है, प्लेटो का है मेरे दोस्तों, ये याद कर लेना आप दो लोग। फिर बोरकर नामक विद्वान ने उसे न्याय से संबंधित विचारों को के बारे में कहा, कथन दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी समझाने का प्रयास करूंगा मैं आपको कि प्लेटो चाहे
सोफिस्टों के सिद्धांत से लोहा ले रहा हो अथवा समाज की प्रचलित प्रथा के सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, उसके चिंतन की केवल एक ही धुरी है और उसके विवेचन का केवल एक ही मंत्र है, और वह है न्याय मेरे दोस्तों। ठीक है, बोरकर ये कहना चाहता है मेरे दोस्तों कि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि प्लेटो ने अपने न्याय से संबंधित विचार क्यों दिए। आपसे ये क्वेश्चन आए कि न्याय से संबंधित विचार क्यों दिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि उस ज़माने के अंदर यूनान है, आपका स्पार्टा है, एथेंस है, इन क्षेत्रों के अंदर सोफिस्ट लोग जो कि पैसों के बिना कुछ काम नहीं किया करते थे, हमेशा चाहे चिकित्सा शिक्षा हो कुछ भी हो, पैसों के द्वारा ही काम किया करते थे और लोगों को एक आडंबर में और एक अंधविश्वास में रखा करते थे। मतलब न्याय की जगह वो अन्याय किया करते थे। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए ऐसी भावनाओं को चारों तरफ उन्होंने फैला दिया था सोफिस्टों ने, तो उसको दूर करने के लिए वह सोफिस्ट लोगों की जो विचारधारा थी उसको ख़त्म करने के लिए और प्रचलित जो प्रथाएं थी जो सोफिस्ट लोगों ने फैलाई थी उसको दूर करने के लिए उसने न्याय से संबंधित विचार दिया और उसको बोरकर ने समझाने का प्रयास किया है। एक बार दोबारा देख लीजिए मेरे दोस्तों, प्लेटो चाहे सोफिस्टों के सिद्धांत से लोहा ले रहा हो अथवा समाज की प्रचलित प्रथा के सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, उसके चिंतन की केवल एक ही धुरी है और वह उसके विवेचन का केवल एक ही मंत्र है, वह है न्याय। वो कह रहे हैं कि न्याय मिल सके मेरे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कि प्लेटो ने न्याय से संबंधित जो विचार दिया, उस समय सोफिस्ट लोगों ने यूनान देशों के अंदर, स्पार्टा के अंदर, देशों के अंदर, उन राज्यों के अंदर जो परंपरावादी जो धारणा फैला रखी थी, रूढ़िवादी अंधविश्वासी जो धारणा फैला रखी थी और जहां न्याय की जगह वो लोग अन्याय कर रहे थे, तो उनका जो न्याय क्या था, पहले अपने वो समझना था कि सोफिस्ट लोगों के अकॉर्डिंग न्याय क्या था। फिर प्लेटो ने सोफिस्ट लोगों का जो न्याय था उसका खंडन किया और ये कहा कि ये न्याय नहीं है, ये तो अन्याय है लोगों के साथ। ठीक है, तो सोफिस्ट लोगों ने उस जमाने के अंदर प्लेटो के समय न्याय मानते थे। वो न्याय क्या था मेरे दोस्तों? तो प्लेटो ने उस न्याय को 3 भागों में बांटा मेरे दोस्तों, और फिर उस 3 भागों को, 3 न्याय को प्लेटो ने पूरी तरह से खंडन कर दिया, नकार दिया मेरे दोस्तों। ठीक है, अब कैसे नकारता है वो आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उस समय सोफिस्टों के द्वारा जो यूनान के देशों के अंदर, एथेंस के अंदर जो न्याय फैला रखा था अंधविश्वास के रूप में और रूढ़िवादी विचारों के रूप में, प्रथाओं के रूप से में, समाज के रूप में जो न्याय फैला रखा था, वो न्याय क्या था मेरे दोस्तों? उस न्याय को 3 भागों में बांटा गया है मेरे दोस्तों, और फिर उन 3 न्याय को प्लेटो ने किस प्रकार से खंडन किया उसकी पूरी चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। तो न्याय, उस समय के न्याय 3 प्रकार के न्याय हैं। वो है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। ठीक है मेरे दोस्तों, वो न्याय का परंपरावादी जो सिद्धांत है वो सेपल्स के विचारों पर आधारित है। न्याय का जो परंपरावादी जो विचार है वो मुख्य रूप से सेपल्स के विचारों पर आधारित है। इसीलिए न्याय का जो परंपरावादी सिद्धांत है उसको सेपल्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन करिए कि सेपल्स क्या था? ये सोफिस्टवादी था, सोफिस्ट थे। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत मेरे दोस्तों, उग्रवादी सिद्धांत को क्या कहते हैं? थ्रेसीमेकस का सिद्धांत कहते हैं। थ्रेसीमेकस के विचारों पर आधारित है ये उग्रवादी सिद्धांत, इसलिए उग्रवादी सिद्धांत को क्या कहते हैं? थ्रेसीमेकस का सिद्धांत भी कहते हैं मेरे दोस्तों। अगला है न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत, और न्याय का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है ये गलांका का जो सिद्धांत है, गलांका का जो विचार थे, गलांका का जो न्याय संबंधी विचार थे उस जमाने में, उसके आधार पर ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। लेकिन प्लेटो ने तीनों ही जो न्याय थे, तीनों ही न्याय का क्या कर दिया? खंडन किया है मेरे दोस्तों। यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है
कि प्लेटो ने कौन से न्याय का खंडन नहीं किया, तो याद रखना इस न्याय का खंडन किया, परंपरावादी का, उग्रवादी का और व्यवहारवादी न्याय का क्या किया, खंडन किया। एक चौथाई ऑप्शन में आ जाए, चौथाई ऑप्शन में आ जाए जिसका कोई नाम ही नहीं है, इस प्रकार का अटपटा नाम आ जाए ऑप्शन के अंदर, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इन 3 न्यायों का उसने क्या कर दिया, खंडन कर दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि सेपल्स के विचारों पर आधारित न्याय निम्न में से है, तो आपका आंसर होना चाहिए परंपरावादी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि थ्रेसिमेकस का जो सिद्धांत है, या थ्रेसिमेकस ने यूनान के देशों में जो न्याय से संबंधित विचार दिया उसको किस श्रेणी में रखेंगे, तो उग्रवादी। ठीक है, उग्रवादी सिद्धांत रखेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो थ्रेसिमेकस ने न्याय का कौन सा सिद्धांत दिया, उग्रवादी न्याय का सिद्धांत दिया। ठीक है, जोड़ लो, थ्रेसिमेकस उग्रवादी। और ग्लांका ने जो सिद्धांत, जो न्याय से संबंधित जो सिद्धांत दिया उस समय वो था व्यवहारवादी सिद्धांत। तो उल्टा भी पूछ लेता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से न्याय का परंपरावादी सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन है, मुख्य रूप से सेपल्स है। आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय का उग्रवादी सिद्धांत का मुख्य जनक कौन है, थ्रेसिमेकस है। आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत का जनक कौन है, ग्लांका। ये प्लेटो के समय की बात है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों। उस समय 3 प्रकार के न्याय प्रचलित था। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत अर्थात जिसको सेपल्स का सिद्धांत भी कहते हैं, तो सेपल्स के विचारों पर आधारित है परंपरावादी सिद्धांत। ये परंपरावादी सिद्धांत है क्या, सेपल्स क्या कहना चाह रहे हैं। सेपल्स ने उस समय यूनान के देशों में एक बात फैला रखी थी, एथेंस में फैला रखा था। क्या फैला रखा था, और ये जो न्याय था मेरे दोस्तों, ये जो परंपरावादी न्याय है वह सेपल्स व उसका जो पुत्र था पोलीमार्कस, सेपल्स व पोलीमार्कस ने ये न्याय दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, प्लेटो ने जिस परंपरावादी न्याय की आलोचना की थी, खंडन किया था, उस न्याय का जनक कौन है, तो जनक है सेपल्स। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन उसके समर्थक में उसका पुत्र भी आ जाएगा, पोलीमार्कस। ठीक है मेरा, जैसा बाप वैसा बेटा, जिस न्याय की बात बाप कर रहा है और उसी न्याय की बात उसका बेटा कर रहा है, पोलीमार्कस। तो मेरे दोस्तों इस परंपरावादी न्याय का जनक कौन है, सेपल्स, लेकिन समर्थक पूछे तो पोलीमार्कस। आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय का परंपरावादी सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो सेपल्स और पोलीमार्कस ऑप्शन में आए तो करके आना मेरे दोस्तों सही। अब सेपल्स क्या कह रहा है कि अपने वक्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना न्याय है। अब देखो मेरे दोस्तों, वक्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना, यानी कि वाणी और कार्यों में सच्चा होना, ये तो बात जमने वाली है, लेकिन ये कह रहे हैं कि देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना क्या है, न्याय है। यहाँ देवताओं का नाम ले लिया तो ये कहीं ना कहीं ये न्याय क्या है कि आडंबर है, अंधविश्वास है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर कोई यज्ञ हवन कुंड किया या और किसी का किया तो वहाँ पैसों को लूटना, हड़पना, इस तरह की बातें आ जाती है मेरे दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पर, जो धार्मिक चीज़ें हैं। तो सेपल्स ने ये कहा था कि ये न्याय है, और जिसका खंडन किसने कर दिया, प्लेटो ने कर दिया। और एक संक्षिप्त, इस कथन का संक्षिप्त आता है कि संक्षिप्त रूप में भी इसे बोला जाता है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही क्या है, न्याय है। सत्य बोलना व दूसरों का ऋण चुकाना। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी पंक्ति से इसका ये सारांश निकल के आता है। तो आपके सामने ये भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि सत्य बोलना व दूसरों का ऋण चुकाना, ये कथन किसका है, ये भी सेपल्स का ही है मेरे दोस्तों। ठीक है,
यानी कि वही बात आ रही है यहाँ पर, देखो सच्चा होना यानी सत्य बोल रहा है, और फिर देवता और मनुष्यों के प्रति क्या ऋण चुकाना। तो इसको संक्षिप्त में भी ये पंक्ति पूछी जा सकती है आपसे कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। ये किसने कहा था? तो सेपल्स ने कहा था मेरे दोस्तों। तो उसका पुत्र क्या कह रहा है? पोलीमारस क्या कह रहा है कि मित्रों के साथ भलाई तथा शत्रुओं के साथ बुराई करना ही सच्चा न्याय है। मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई जैसा व्यवहार करे, यही क्या है? न्याय है। क्या ये न्याय है मेरे दोस्तों? मेरे दोस्तों, आज जो दुश्मन है वो किसी समय दोस्त भी बन सकता है, अपने काम भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मित्र है उसके साथ अच्छा करो, और जो मित्र है वो भी कभी बुरा बन सकता है मेरे दोस्तों। तो ये तो न्याय जचने वाली बात नहीं है। तो इसी पंक्ति को ये इस तरह से भी पोलीमार्क्स कहता है, ये कथन भी मिलता है, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। अर्थात शत्रु के साथ शत्रु जैसा और मित्र के साथ मित्रता जैसा अर्थात भलाई जैसा व्यवहार करना ही क्या है? न्याय है। तो ये दोनों कथन एक ही है, ठीक है। और ये दोनों कथन किसके हैं? पोलीमार्क्स के हैं मेरे दोस्तों। तो इस तरह से न्याय को परिभाषित किया था सेपल्स और पोलीमार्क्स ने। और प्लेटो को ये न्याय अच्छा नहीं लगा, इसका क्या कर दिया? पूरी तरह से खंडन कर दिया मेरे दोस्तों। अगले न्याय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगले न्याय के बारे में बात करते हैं कि उग्रवादी सिद्धांत। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? थ्रेसिमेकस ने दिया था। याद रखना, उग्रवादी सिद्धांत का जो न्याय है उसका जनक, उसका प्रतिपादक कौन है? थ्रेसिमेकस है मेरे दोस्तों। तो इसने एक पंक्ति, एक कथन कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। अरे भाई, जो शक्तिशाली रहेगा तो वो तो दुर्बल लोगों को परेशान करता रहेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कहावत यहाँ पर प्रासंगिक हो जाएगी। तो क्या ये न्याय है? थ्रेसिमेकस ये कह रहा है कि ये उग्रवादी विचारक है। तो उग्रवादी जैसे ही उसने एक कथन कहा न्याय के लिए कि न्याय शक्तिशाली का हित है, तो क्या न्याय शक्तिशाली का हित है? आज इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर शक्तिशाली रहेंगे, पैसे वाले लोग रहेंगे तो न्याय उसी को मिलता रहेगा। गरीब लोगों को या सामान्य लोगों को तो न्याय मिलेगा ही नहीं मेरे दोस्तों। तो इस तरह से प्लेटो ने उग्रवादी जो न्याय का जो सिद्धांत था उस समय का, उसको क्या कर दिया? खंडन कर दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। और न्याय के व्यवहारवादी सिद्धांत का जनक कौन है? ग्लोकॉन, ठीक है। इसको ग्लांका भी कहते हैं, ग्लोकॉन है। और ग्लोकॉन ने एक कथन कहा था कि न्याय दुर्बल का हित है। न्याय दुर्बल का हित है। अब ये दुर्बल है मान लीजिए, और ये शक्तिशाली है। ग्लोको ने व्यवहारिक रूप से कहा कि अगर दुर्बल लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और शक्तिशाली लोग उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो दुर्बल लोग क्रांति करके शक्तिशाली लोगों को हटाना चाहिए, उनको मारना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, शक्तिशाली लोग तो कैसे भी इनको और दोबारा से दबा सकता है। तो ऐसे ये इनसे क्रांति कर नहीं सकते, दुर्बल लोग इनसे क्रांति कर नहीं सकते, दबा नहीं सकते। तो न्याय तो शक्तिशाली लोगों को मिलता रहेगा, फिर दुर्बल लोगों को कैसे मिला? तो वो ग्लांकन ये कहना चाहता है कि दुर्बल लोगों को हमेशा शक्तिशाली लोगों से संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। तो ये बात जचने वाली बात थोड़ी है कि एक शक्तिशाली लोग है समाज में, एक गरीब लोग है। गरीब लोगों के बारे में कहता है कि गरीब लोगों को क्रांति करके या संघर्ष करके अपना न्याय खुद लेना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, खुद को अपना न्याय कहाँ मिलता है? समझ में आ गया? तो न्याय के लिए तो न्याय कानून बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए कि सभी के लिए तो न्याय बराबर होना चाहिए। शक्तिशाली के लिए भी न्याय वही है और दुर्बल लोगों के लिए भी न्याय वही है। दुर्बल व्यक्ति किस तरह से संघर्ष करके शक्तिशाली लोगों को समाप्त करके किस प्रकार से दुर्बल लोग अपना न्याय प्राप्त करेंगे, ये बात जचने वाली बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये कहता है कि न्याय दुर्बल का हित है। तो दुर्बल लोग अपना हित कैसे करेंगे?
दुर्बल लोग अपना हित कैसे करेंगे, तो वो कहता है कि दुर्बल लोग इन लोगों से संघर्ष करके अपना हित करेंगे, तो ये बात जचने वाली बात नहीं है। तो वो इसलिए आदर्श राज्य के बारे में कल्पना करता है कि एक ऐसा आदर्श राज्य हो जिसमें आदर्श ही क्या हो, राजा हो, वह शक्तिशाली और दुर्बल दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को समान रूप से न्याय दे सके। तो उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी एवं आदर्श शासक की, दार्शनिक शासक की कल्पना की थी। तो इस तरह से दुर्बल लोग शक्तिशाली लोगों से संघर्ष करके अपना हित नहीं कर सकते। तो इस तरह से उसने क्या है कि जो 3 प्रकार की जो न्याय की जो धारणाएं थी मेरे दोस्तों उस समय, तो उसका प्लेटो ने खंडन किया है। आगे मैं आपसे आगे चर्चा करता हूँ। दोस्तों, प्लेटो ने 3 प्रकार के न्याय की जो धारणाएं थी उस समय की, प्लेटो के समय की, उन 3 प्रकार की धारणाओं को उसने खंडन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और न्याय से संबंधित प्लेटो ने कहा कि न्याय क्या है। तो आपसे पूछा जाए कि प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है मेरे दोस्तों, वो है, देखिए मेरे दोस्तों, प्लेटो ने कहा कि जो आत्मा कहती है, आत्मा के अकॉर्डिंग आत्मा जो कहती है वही क्या है, न्याय है। आपकी आत्मा किसी काम को करने के लिए क्या कह रही है, वही क्या है, न्याय है मेरे दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो ने क्या किया कि आत्मा की खोज की, कैसे, सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा उसने आत्मा की खोज की। और कौन सी विधि से, द्वंद्वात्मक विधि से। द्वंद्वात्मक विधि से उसने सत्य की खोज की और सत्य के द्वारा किसका पता लगाया, आत्मा का। किसका पता लगाया, आत्मा का मेरे दोस्तों। और फिर आत्मा एक गुण है, एक इकाई है आत्मा। आत्मा अमर होती तो एक इकाई हो गई, लेकिन वह विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा, वह विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा आत्मा के अंदर 3 गुण मानता है। अर्थात आत्मा के 3 भाग माना उसने, 3 गुण माना। आत्मा के अंदर 3 चीजें होती है, 3 चीज छुपी हुई होती है। वह होता है, एक होता है विवेक, साहस और क्षुधा या तृष्णा। अब प्लेटो ये कहना चाहता है कि आत्मा के जो 3 ये गुण हैं, ये 3 ये जो अंग है आत्मा के, ये इनका अलग अलग कार्य है स्वाभाविक रूप से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। दोस्तों, हमारे आत्मा में ये जो दिमाग दिया है, हमें दिमाग दिया है, ये आत्मा का ही एक पार्ट है, ये प्लेटो कह रहा है। तो हम दिमाग से सोचते हैं और हमारे शरीर के ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। तो यह विवेक का एक स्वाभाविक कार्य हो गया। हमारे बॉडी के अंदर हमारे पास विवेक है, तो एक स्वाभाविक कार्य हो गया कि हम अच्छा और बुरा दोनों सोचते हैं और हम अपने आप को, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हम नियंत्रण रखते हैं। तो विवेक का जो, आत्मा का जो भाग है विवेक, तो विवेक के द्वारा हम अपने शरीर के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर हम क्या है, कंट्रोल रखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। और ये क्या है कि स्वाभाविक कार्य है कंट्रोल रखना। ठीक है, हम गलत काम नहीं करेंगे, ये हमारा स्वाभाविक कार्य है क्योंकि विवेक कह रहा है। दूसरा है हमारा साहस भी है। हमारे ऊपर कोई प्रहार करता है या कोई मारता है तो हम आत्मरक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे के अंदर साहस है कि मैं लड़ लूँगा, मैं जी लूँगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये साहस वाला जो गुण है वो हमारी रक्षा करता है, हमारी बॉडी की रक्षा करता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है। और जो क्षुधा व तृष्णा वाली जो गुण है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं का संचयन करते हैं। अर्थात फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर क्या है, क्षुधा व तृष्णा है। इसलिए आप उन भौतिक वस्तुओं का संचय करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझे कि आत्मा के अंदर ये 3 प्रकार की चीज़ होती है और 3 प्रकार का एक स्वाभाविक कार्य होता है। अब प्लेटो के अनुसार स्वाभाविक रूप से ये तीनों चीज़ें
विवेक, साहस और क्षुधा अपना अपना स्वाभाविक रूप से शरीर में, बॉडी के अंदर काम करते हैं मेरे दोस्तों, इसको भी वह क्या करता है, न्याय कहता है। क्या कहता है कि न्याय कहता है कि हर व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार काम करे, हर व्यक्ति साहस के अकॉर्डिंग काम करता रहे, रक्षा करता रहे, हर व्यक्ति अपनी तृष्णा के अकॉर्डिंग अपने वस्तुओं को कमाता रहे, धन कमाता रहे, अपनी मजदूरी करता रहे। यह भी क्या है, न्याय है। लेकिन उससे भी बड़ा प्लेटो ये कहता है कि आत्मा के जो ये 3 अंग होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, जिस व्यक्ति के अंदर ये ज़्यादा होते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए विवेक ज़्यादा होता है, तो उसको केवल क्या करना चाहिए, नियंत्रण, अर्थात उसको दार्शनिक वर्ग का कार्य करना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। और जिसमें साहस है उसको रक्षा करने का ही कार्य करना चाहिए, और जिसमें तृष्णा या क्षुधा है वो उत्पादक वर्ग का ही कार्य उसको करना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जिसमें विवेक है वो दार्शनिक बनाया जाए, उसको दार्शनिक यानी कि राजा बनाया जाना चाहिए। और जिसमें साहस ज़्यादा है उसको क्या बनाना चाहिए, सैनिक बनाना चाहिए, वो सैनिक वर्ग में जाएगा, सैनिक वर्ग में जाएगा। और जो क्षुधा व तृष्णा रखता है वो क्या है, मजदूर वर्ग, अर्थात एक उत्पादक वर्ग में जाएगा, उत्पादक वर्ग में जाएगा। तो ये वर्ग बन गए, आत्मा के इन अंगों के आधार पर ये वर्ग बन गए। ये वर्ग अपना अपना ही कार्य करे, एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करे। कहने का मतलब आत्मा का अगर ये गुण ज़्यादा है किसी व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए, दार्शनिक वर्ग वाला ही। आत्मा के अंदर साहस वाला गुण ज़्यादा है तो उसको सैनिक वर्ग का ही कार्य करना चाहिए, उसको दार्शनिक वर्ग का कार्य नहीं करना चाहिए, उसको उत्पादक वर्ग का कार्य नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर तृष्णा का गुण ज़्यादा है तो उसको उत्पादक वर्ग का ही कार्य करना चाहिए, न कि सैनिक वर्ग का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से वो कहता है कि इन गुणों के आधार पर ये जो आत्मा के जो 3 गुण हैं, 3 पार्ट है, तो इन गुणों के आधार पर ही व्यक्तियों को अपना अपना अलग अलग कार्य करना चाहिए, किसी के अंदर दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। अर्थात ये नहीं कि उत्पादक वर्ग सैनिक वर्ग का भी कार्य करेगा, नहीं, क्योंकि उत्पादक वर्ग के अंदर क्या चीज़ रहती है, क्षुधा, साहस उसमें बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इसके आधार पर लोग अपना अपना काम करेंगे। तो वो प्लेटो क्या कहता है मेरे दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति सदैव अपनी प्रकृति के अनुकूलन एक ही कार्य करे, अपनी प्रकृति के अनुकूल, मतलब जिसमें विवेक ज़्यादा है तो वो अपनी प्रकृति का अनुकूल कार्य करेगा, साहस ज़्यादा है तो वो सैनिक वर्ग के अकॉर्डिंग काम करेगा, तृष्णा ज़्यादा है तो वो उत्पादक वर्ग के अकॉर्डिंग काम करेगा। प्रत्येक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करे और अनेक कार्य न करे। अर्थात आत्मा के तीनों अंग हमारी बॉडी के अंदर रहता है, हमारे विवेक भी रहता है, हमारे अंदर साहस भी रहता है, हमारे अंदर तृष्णा भी रहती है। लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जिसमें जैसा ज़्यादा रहता है, ये चीज़ें ज़्यादा रहती है, वही कार्य करना चाहिए, एक ही कार्य करना चाहिए, एक ही व्यवसाय करे, अनेक कार्य न करे, तभी सारा नगर राज्य एक हो जाएगा। अर्थात एक ही कार्य करना चाहिए मेरे दोस्तों। तो ध्यान दो, एक ही कार्य के बारे में बात कर रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य, ये याद रखना मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति एक कार्य। ये आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन में है अरस्तु या प्लेटो। बताइए मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत किसने दिया, तो होना चाहिए आपका आंसर प्लेटो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ अगर ये प्रश्न आता है तो अरस्तु भी आंसर देकर आ जाएंगे, क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दिया था राजनीति के क्षेत्र में, जबकि ये कार्य के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में दे रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य करेगा, ठीक है। तो वो तो है एक व्यक्ति एक कार्य वाला, आंसर आएगा प्लेटो। एक व्यक्ति एक वोट वाला सिद्धांत है जो कथन है वो आएगा अरस्तु। ये याद रखना मेरे दोस्तों, ये बहुत भिन्नता है। और इसी के आधार पर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करेंगे, यही कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत क्या है मेरे दोस्तों। आगे देखो, न्याय बाहरी वस्तु न होकर आत्मा का गुण है। ये देखो, आत्मा के जो 3 गुण है, इन 3 गुणों के आधार पर जो कार्य करता है वही क्या है, न्याय है मेरे दोस्तों।
प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ देखो, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है, तो ये मानव आत्मा की उचित अवस्था है, मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। देखो, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था, तो ये आत्मा की ये उचित अवस्था है। फिर कह रहे कि मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक है। मानव का ये जो स्वभाव है ना, कि विवेक के अकॉर्डिंग अपने आप को नियंत्रण रखता है, साहस के अकॉर्डिंग रक्षा करता है, और तृष्णा के अकॉर्डिंग क्या करता है? भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, यही क्या है? यही कार्य करना है, क्या है? न्याय है। लेकिन विशेष रूप से उसने बल दिया कि आत्मा के अंदर जो ये तीनों गुण होते हैं, इन गुणों के आधार पर हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करता रहे, दूसरा कार्य न करे। मेरे दोस्तों, यही उसका कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है, और यही उसका क्या है? न्याय है मेरे दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपके ये समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे मैं आपको वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी लिखना। आगे आपको न्याय से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि प्लेटो का जो न्याय है उसके आपसे रूप पूछ सकता है कि प्लेटो ने जो न्याय का जो सिद्धांत दिया उसके रूप कितने हैं, स्वरूप कितने हैं, या उसके पक्ष कितने हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के रूप कितने हैं, पक्ष कितने हैं, स्वरूप कितने हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 2 सर। 2 कौन से हैं? एक तो होता है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा होता है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय का मतलब कि प्लेटो ये कहना चाहता है कि जो आत्मा होती है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, उसके 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होती है। पहला कौन सा होता है? विवेक, साहस और क्षुधा। पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा कौन सा? क्षुधा या तृष्णा। अब मान लीजिए मेरे अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, तो आत्मा का एक भाग होता है अपना दिमाग, विवेक। क्या होता है? विवेक। और विवेक के द्वारा ही हम अपनी बॉडी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर, हमारे दिल दिमाग को हम क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ये अपना व्यक्तिगत कार्य होगा, ये अपना क्या हो गया? व्यक्तिगत स्वाभाविक कार्य हो गया मेरे दोस्तों। तो हमारे शरीर के अंदर प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है? आत्मा निवास करती है। उस आत्मा के अंदर विवेक होता है, साहस होता है, क्षुधा या तृष्णा होती है। विवेक के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने आप के ऊपर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, अपनी वाणी के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने चाल चलन के ऊपर, सबके ऊपर विवेक के द्वारा क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। साहस होता है हमारी आत्मा के अंदर, उससे हम अपनी रक्षा करते हैं। और तृष्णा के कारण हम हमारी मजदूरी को प्राप्त करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिगत कार्य हो गया मेरे दोस्तों। और इसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत न्याय कहता है वो। इसी को क्या बोलता है मेरे दोस्तों? व्यक्तिगत न्याय कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, निष्कर्ष के रूप में अपन देखें कि व्यक्तिगत न्याय क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है, ये अपन सब जानते हैं। और आत्मा के 3 अंग होते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग। आत्मा के अकॉर्डिंग विवेक के अनुसार हम अपना काम करते हैं, अपने आप को नियंत्रण रखते हैं। साहस के द्वारा हम अपनी रक्षा करते हैं, और तृष्णा के द्वारा हम अपने जीविकोपार्जन का काम करते हैं। यह हमारा व्यक्तिगत न्याय है, यह हमारा एक स्वाभाविक कार्य है अपने व्यक्तिगत तौर पर। इसी को क्या कहता है? व्यक्तिगत न्याय करता है। अब करते हैं कि सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय क्या होता है कि आत्मा के अंदर ये 3 अंग होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। जब इन विवेक, साहस, तृष्णा के अकॉर्डिंग वर्ग बना दिया जाए समाज के अंदर, जिसमें विवेक होगा वो क्या बनेगा? दार्शनिक वर्ग होगा। प्लेटो के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति के अंदर विवेक ज़्यादा है उसे दार्शनिक वर्ग में रखा जाए, और जिस व्यक्ति में साहस ज़्यादा है उसको सैनिक वर्ग में रखा जाए, और जिस व्यक्ति में तृष्णा या क्षुधा ज़्यादा है उसे उत्पादक वर्ग में रखा जाए।
जब ये तीनों व्यक्ति, तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय से संबंधित जो पक्ष है, जो स्वरूप है, जो सामाजिक न्याय है, प्लेटो का सामाजिक न्याय है, वो किस पर आधारित है, कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर, कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये वर्ग अपना अपना काम करेंगे, किसी के दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। इसीलिए तो प्लेटो ने कहा था कि एक व्यक्ति एक कार्य ही करेगा। तो ये तो हो गया उसका व्यक्तिगत कार्य, ये हो गया उसका क्या हो गया, सामाजिक कार्य। ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, उसका सामाजिक कार्य हो गया। अब इस सामाजिक कार्य के बारे में विद्वानों ने क्या कहा, प्लेटो का जो सामाजिक कार्य है उसमें विद्वानों ने क्या कहा, क्वायर ने क्या कहा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुकूलन भूमिका और कार्य देना ही क्या है, न्याय है। बोरकर ने क्या कहा मेरे दोस्तों, न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है, नागरिक की स्वधर्म चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। तो ये प्लेटो का जो सामाजिक न्याय था उसको ये परिभाषित कर रहे हैं अपनी ओर से क्वायर और बोरकर। तो आपने देखा मेरे दोस्तों कि व्यक्तिगत न्याय क्या होता है और सामाजिक न्याय क्या होता है मेरे दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि अपने विवेक के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, रक्षा करते हैं अपने आप की, और अपने आप के लिए जीविकोपार्जन के जो साधन अपना रखे हैं वो अपना स्वयं का कार्य है। और इसी को आधार मानकर ही तो प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति का वृहत रूप क्या है, राज्य है। अर्थात व्यक्ति अपनी आत्मा के अकॉर्डिंग अच्छा काम करेगा तो राज्य का जो कार्य है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये आपने देखा, आपकी किसी भी कंपटीशन में, किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत न्याय क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंग और सामाजिक न्याय क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। प्लेटो के न्याय से संबंधित जो सिद्धांत है उसकी विशेषताओं को अपन देखते हैं मेरे दोस्तों। और ये तमाम प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो उसके यहीं से निकलती है मेरे दोस्तों। आत्मा जो होती है, आत्मा के 3 भाग मानता है। सबसे पहले विवेक मानता है प्लेटो, साहस मानता है 2 नंबर पर, 3 नंबर पर मानता है तृष्णा। ठीक है मेरे दोस्तों, तृष्णा या क्षुधा। ठीक है, ठीक है। अब आत्मा के 3 भाग होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तो विवेक वाला क्या बनेगा, दार्शनिक वर्ग का व्यक्ति बनेगा। साहस वाला क्या बनेगा, सैनिक वर्ग का व्यक्ति बनेगा। तृष्णा वाला क्या बनेगा, उत्पादक वर्ग वाला बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सभी वर्ग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही उसका न्याय का सिद्धांत है मेरे दोस्तों। तो इसी के आधार पर यह बात निकल के आती है कि कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत, सभी लोग अपना अपना क्या करेंगे, सभी वर्ग अपना अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। हस्तक्षेप का सिद्धांत, कोई भी वर्ग, ये वर्ग इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये वर्ग इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सामंजस्य व एकता, सभी वर्ग एक दूसरे से एकता बनाए रखेंगे, सामंजस्य बनाए रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। स्त्रियों को समान अधिकार, वो कहता है कि एक दार्शनिक वर्ग के अंदर स्त्री और महिला दोनों काम कर सकते हैं, एक सैनिक वर्ग के अंदर भी स्त्री और पुरुष दोनों समान काम कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो वो ऐसी बात करता है। ठीक है। न्याय के 2 प्रकार मानता है, व्यक्तिगत न्याय व सामाजिक न्याय, ये 2 पक्ष मानता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो व्यक्तिगत न्याय के अंदर कि हम
हमारे अंदर आत्मा रहती है और हमारे अंदर भी आत्मा के ये तीनों गुण पाए जाते हैं और ये तीनों गुणों के आधार पर विवेक द्वारा हम अपने आप पे नियंत्रण करते हैं, साहस के द्वारा हम अपनी रक्षा करते हैं और तृष्णा के द्वारा हम आजीविका जीवन चलाने के लिए काम करते हैं। तो ये हम भी इनके अंदर क्या है कि हम एकता व स्थायित्व बनाए रखते हैं, सामंजस्य बनाए रखते हैं। ये अपने आप आत्मा के द्वारा हम अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, वो क्या है व्यक्तिगत न्याय है। और इन गुणों के द्वारा दार्शनिक वर्ग बनता है, अलग अलग वर्ग बनता है, वो क्या है सामाजिक न्याय है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक शासक, यानी कि इसी के द्वारा उसने दार्शनिक शासक की बात की थी कि लोग जिनमें ज़्यादा विवेक होगा वो दार्शनिक वर्ग में जाएगा, अर्थात राजनीति करेगा, शासन करेगा मेरे दोस्तों। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब जिसमें जैसा ज़्यादा आत्मा के गुण हैं, जिसमें विवेक ज़्यादा है, वो अपने हिसाब से दार्शनिक वर्ग में चला जाए। अर्थात मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा नहीं कि उसे वो काम दिया जाए, जिस व्यक्ति में ये गुण की प्रधानता है वो अपना अपना काम करते रहेंगे। सावयवी एकता, अभी बताई कि सावयवी एकता जिस प्रकार से हम हमारा जो शरीर है हमारे पूरे अंगों के ऊपर कंट्रोल रखता है, उसी प्रकार से एक जो राज्य है वो पूरे व्यक्तियों के ऊपर क्या है कंट्रोल रखता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आत्मा होती है, आत्मा के जो ये विवेक होता है, ये विवेक क्या है करता है साहस और तृष्णा के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो उसी प्रकार से दार्शनिक वर्ग यानी राजा लोग पूरी जनता के ऊपर क्या है कंट्रोल रखते हैं। और यानी कि एक तरह से हम अपने शरीर के ऊपर जिस प्रकार से हम विवेक के द्वारा हमारी आत्मा के द्वारा जो नियंत्रण रखते हैं, उसी प्रकार से एक दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग पे क्या है नियंत्रण रखते हैं। यही क्या है सावयवी एकता। समझ में आ गया? सावयवी एकता का मतलब पालन पोषण से संबंधित ही है कि हम अपने आत्मा के द्वारा हमारा शरीर रूपी जो शरीर है, हमारा जो परिवार है, उसका पालन पोषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या है कि दार्शनिक वर्ग राज्य में सरकार के द्वारा अर्थात सरकार के रूप में वो सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग की क्या करता है सेवा करता है, वह एक सावयवी एकता होती है। नैतिकता का सिद्धांत, सभी अपना अपना काम करेंगे, नैतिक रूप से कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं कर देंगे। आदर्श राज्य का उद्देश्य, आदर्श राज्य जो प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि न्याय स्थापित करना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका न्याय है ही। अब कुछ आलोचना देखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कुछ आलोचना देख लेते हैं प्लेटो के न्याय से संबंधित जो विचार है उसकी आलोचना देख लेते हैं मेरे दोस्तों। बोरकर ने क्या कहा था कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, यह मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। ये बात बोरकर कह रहा है। प्लेटो का जो न्याय से संबंधित विचार है उसकी आलोचना करता है बोरकर। और ध्यान दें मेरे दोस्तों, बोरकर ने आलोचना भी की है और बोरकर ने प्रशंसा भी की है। ध्यान दो, बोरकर का एक कथन ये भी है मेरे दोस्तों प्रशंसा के रूप में कि न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है। रिपब्लिक जो बुक है प्लेटो की, उसकी आधारशिला क्या है? न्याय है। और रिपब्लिक न्याय की मूल अवधारणा का संस्थागत रूप है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय को रिपब्लिक जो है वो न्याय की मूल अवधारणा का संस्थागत रूप है। अर्थात प्लेटो ने न्याय से संबंधित जो विचार दिए उन विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया। कौन सी बुक के अंदर? कौन सी बुक के अंदर? रिपब्लिक के अंदर। तो मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरकर की ये वाला कथन और बोरकर का ये आलोचना के रूप में हो रहा है, ये प्रशंसा के रूप में हो रहा है मेरे दोस्तों। तो एक बात दोबारा सुन लीजिए कि न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है और रिपब्लिक न्याय की मूल अवधारणा का संस्थागत रूप है मेरे दोस्तों। एक आलोचना के रूप में सेबाइन क्या कहते हैं? प्लेटो के न्याय की कल्पना जड़, आत्मपरक, निष्क्रिय, अनैतिक, अव्यावहारिक एवं अविश्वसनीय है। तो ये बात कौन कर रहा है? सेबाइन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आलोचना से संबंधित कुछ कथन थे और यही कॉम्पिटिशन एग्जामों में आते हैं। वैसे तो बहुत सारी आलोचना ही आलोचना है। एक आलोचना और मैं आपको बताऊं कि
प्लेटो के न्याय से संबंधित जो विचार है उसमें आपको विरोधाभास मिलता है। क्या मिलता है? विरोधाभास मिलता है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि प्लेटो के न्याय से संबंधित जो अवधारणा है, जो विचार है, उसमें विरोधाभास क्या है, किसी कंपटीशन में या किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए कि सर प्लेटो ने एक तरफ कहा कि जिसमें विवेक है वो दार्शनिक वर्ग बनेगा, जिसमें साहस है वो सैनिक वर्ग में जाएगा, और जिसमें तृष्णा है वो उत्पादक वर्ग में जाएंगे। ये वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, किसी में किसी प्रकार से दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अपना अपना कार्य करेंगे, ये तो सही है, ठीक है, ये कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। लेकिन दूसरी तरफ से वो ये भी कहता है कि जो दार्शनिक वर्ग होगा वह उत्पादक वर्ग व सैनिक वर्ग पर नियंत्रण रखेगा। अब दोस्तों ये बताओ कि एक तरफ कह रहा है कि हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी वर्ग अपने अपने कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, फिर ये कहता है कि दार्शनिक वर्ग क्या करेगा, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग पे क्या रहेगा, तो क्या करेगा, नियंत्रण रखेगा। तो ये बात जचने वाली नहीं है मेरे दोस्तों। तो ये एक विरोधाभास है, एक तरफ कहता है कि नियंत्रण रहो, एक तरफ कहता है कि हस्तक्षेप मत करो। तो ये बात जचने वाली बात नहीं, तो ये विरोधाभास है आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आज मैंने आपको प्लेटो से संबंधित जो न्याय की अवधारणा है उसके बारे में मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों। मेरे वीडियो को ज़रूर आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब आप करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसमें भी ऑल सेलेक्ट करें मेरे दोस्तों, ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके मेरे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जहां रहो मस्त रहो।